और आप लोग की सबकी तैयारियां बहुत अच्छे से अभी चल रही होगी, चल रही है बढ़िया, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? रिस्पॉन्स करो सब लोग, अनम्यूट हो जाओ, वीडियोस ऑन करके बैठो। कृताक्षी, पायल, यस। चलिए, तो देखो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अभी क्लास ले रहा हूँ उसमें एक आप लोग से इंट्रैक्शन ये करना था कि आप लोग की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों में से जो डाउट्स वगैरह हैं वो भी आप लोग अभी पूछ सकते हैं क्लास के बाद में। मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी क्या हो रहा है, सीएमए ने, इंस्टीट्यूट ने एक सप्लीमेंट्री इशू किया है इंस्टीट्यूट की तरफ से। एक तो सप्लीमेंट्री का मतलब एडिशनल नोट्स जिसमें ज़्यादा फोकस करना है, अमेंडमेंट्स जो आते हैं वो, और दूसरा एक प्रैक्टिस टेस्ट पेपर जो है वो जून 26 के लिए स्पेसिफिकली ड्राफ्ट किया गया है। तो वो मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहता हूँ, उसके जो सिलेबस है उस पर इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ, और उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपको इसमें रखना चाहता हूँ, ताकि एक थोरली अपने को हाफ एन आवर 35-40 मिनट्स का एक क्लास एक आपको लगेगा इसमें, और अच्छे से पूरे आप उसके क्वेश्चन से अवेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें अपन। सर मेरे को एक चीज पूछना था हाँ एमसीक्यू के बारे में। हाँ, सर तो जो आईसीएमआई जो बुकलेट रिलीज करता है एमसीक्यू का, बस उतना कर ले तो काफी है? बिल्कुल सुहानी, ऐसा नहीं पूछते हैं बेटा, इतना ही कर लेते और पास हो जाते तो हर कोई सीएमए नहीं बन जाता। बीकॉम ही क्यों करते लोग? हाँ, आप इतना बढ़िया शॉर्टकट निकाल ली कि सर उतना ही कर लेते हैं, बस एक इंस्टीट्यूट ने जो बनाया वही तो है बनाया, जो मैंने ये जो सामने आपके फ्रंट में देख रहे हो आप स्क्रीन पे, वो यही शीट है। सिर्फ इस शीट को कराने का मेरा ऑब्जेक्ट ये है, मैं ऐसा कभी भी नहीं बोल रहा हूँ कि इसी में से क्वेश्चन आएगा बच्चों इतना ही पढ़ लेना पास हो जाओगे, ऐसा नहीं बोलूंगा। अपन को इससे पढ़ने से ये आइडिया लग जाएगा कि इंस्टीट्यूट अभी अपने सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट को फोकस करके अपना एक शीट निकाली है। जून 26 वाले बच्चों के लिए एक्सरसाइज करने के लिए कैसे क्वेश्चन पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, कितने ऑप्शंस मिलेंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे, वो सब चीज़ की जानकारी देने के लिए वो ऐसे इंस्टीट्यूट निकालती है। वरना आप क्या सोच रहे हो कि एग्जाम जैसा लेना है अपने को, जो उसको पहले ही आउट कर दिया है उसने पेपर बना करके, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, इसलिए अपने को तैयारी पूरी करनी है 100%, जैसा अपन ने क्लास में पढ़ा है। आपको सिर्फ एक ये पायलट दे रही है, मतलब एक एग्जाम्पल दे रही है कि इस तरीके से क्वेश्चन पेपर बनेगा। क्लियर है? ये कोई एग्जाम में बिल्कुल आने वाला छपने वाला पेपर नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट वगैरह पढ़ा रहा हूँ ऐसा नहीं है। आपको बस एक सिलेबस को री इंट्रोडक्शन हो जाएगा, एक रिवीजन जैसा हो जाएगा, अपने को सारे टॉपिक पे एक लाइट फोकस पुट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सुहानी, है ना? और हाँ बोलो पायल, कुछ बोल रही हो? तो एक डाउट है यस पूछो। सर, ये जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है ना, हाँ, तो फिर इसमें अपॉन में जो दिया है सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन और सीआईआई ऑफ 2001 टू 2002 यस। व्हिचएवर इज लोअर, तो सबसे लोअर तो 2001 और 2 का ही होता है। ईयर ऑफ एक्विजिशन जो होता है ना, वो मान लो 2001 के पहले का है, तो हमको 2001 का ही लेना है, ये वाली बात हुई पहली एक, है ना? और जो जिस समय हमको एसेट एक्वायर होती है उसी ईयर का ही कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लेना है यदि अपन ओल्ड रिजीम में जा रहे हैं। ठीक है, मतलब शिफ्ट आउट वाली पोजीशन में अपन हैं, और वो एसेट हमको जो हमारे पास जिस फिनेंशियल ईयर में आई है उसी का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लेना होता है। और ऊपर जो लेते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, वो ईयर ऑफ ट्रांसफर की डेट का लेते हैं, मतलब जिस ईयर में आपका ट्रांसफर हो रहा है एसेट का, कैपिटल एसेट का। और उसमें एक केस स्टडी बताया मैंने कि आप जो है वो जिस समय गिफ्ट वाले केस में जो ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर होता है, उस केस में आप कॉस्ट के लिए जब प्रीवियस ओनर की कॉस्ट में जाते हो, तो इंडेक्स के लिए भी प्रीवियस ओनर की कॉस्ट में प्रीवियस ओनर के जिस ईयर ने एक्वायर किया है उस ईयर के इंडेक्स को लोगे, ऐसा करके अपन ने केस स्टडी देखा। ठीक है, सर अगर 2001 के पहले एक्वायर करेंगे तो वो वाला कॉस्ट लेंगे? तो आपको 2001 का ही इंडेक्स लेना है, क्योंकि उसके पहले का तो इंडेक्स बना ही नहीं है, 100 के नीचे तो कोई इंडेक्स है ही नहीं। क्योंकि आप कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचएवर इज क्या लेते हो, बोलो? जो व्हिचएवर इज लोअर। लोअर नहीं लेते हो आप, कॉस्ट के लिए आपको विचएवर इज हायर लेना होता है। जो आप मार्केट वैल्यू कॉन्सेप्ट है ना, एफएमवी ऑप्शन, एफएमवी ऑप्शन मतलब आप जो कॉस्ट परचेस किए हो 1995 में से फॉर, और 2001 की एफएमवी दी हुई है, तो आपको एफएमवी लेना होता है जो बड़ी है, मतलब जिसकी वैल्यू ज्यादा है हम वही लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना? यस सर। ठीक है,
चलिए, और आप लोगों में से सब लोग सब बढ़िया से तैयारी चल रही है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करूं, एक्सपेक्ट करूं। चलिए, तो अपन स्टार्ट करें। अभी ये आपका जो इंटरमीडिएट के लिए इंस्टीट्यूट ने जो सर्व किया है आपको एक पेपर, उसका डायरेक्ट टेक्स्ट वाला पार्ट मैं ले रहा हूं अभी, जून 26 के लिए सेक्शन ए वाला पार्ट। कंपलसरी पार्ट में सबसे पहले फर्स्ट आपको एमसीक्यूज जो आएगा फ्रेंड्स, वो पूरे 15 एमसीक्यूज आएंगे, 2-2 नंबर के, उसमें से 6 और 7 एमसीक्यू जो है वो डायरेक्ट टेक्स्ट कराएगा। ठीक है, वो किस तरीके से रहेगा देखो, इस एक एमसीक्यूज हम स्टार्ट करते हैं। मिस्टर डी इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, हैज अ टोटल इनकम ऑफ 4,95,000, 4,95,000 की टोटल इनकम है। दिस इंक्लूड्स 1 लाख रुपीज एज अ लॉन्ग टर्म गेन। तो मैंने आपको इस तरीके से बताया कि इसको आप दो पार्ट में बाइफरकेट करोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अदर इनकम। तो इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख का इस 495 में इंक्लूडेड है। ऐसे ही अपन ने क्लास में भी किया है, सेम फॉर्मेट हम अभी हम इसमें भी समझ रहे हैं। हर टोटल टैक्स लाइबिलिटी इज tax on normal income 8,000 and tax on long term capital gain is 10,000। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10,000 का टैक्स लग गया और अदर इनकम पे 8,000 रुपए का टैक्स लगा है। आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A में कितना क्लेम कर सकते हो, ये क्वेश्चन है। एक छोटा सा क्वेश्चन, इसमें छोटा सा एक कॉन्सेप्ट लगेगा जो आप लोग को याद होगा तो ये एमसीक्यू 1 सेकंड में भी नहीं लगेगा, बन जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट है? 87A की रिबेट नॉर्मल इनकम के पे लगने वाले टैक्स के लिए ही मिलती है, स्पेशल रेट पे अट्रैक्ट होने वाले टैक्स पे रिबेट नहीं मिलती है। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A है, वो स्पेशल रेट से टैक्स लगने वाला इनकम है, उस पे रिबेट नहीं मिलती। तो रिबेट किस पे मिलेगी? इस अदर इनकम पे लगने वाले टैक्स के लिए मिलेगी, और वो भी मैक्सिमम कितना मिलता है? 12,500 ओल्ड रिजीम और 60,000 न्यू रिजीम में। तो 8,000 रुपए का रिबेट आपको अलाउ होगा इस तरीके से। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सी पार्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर बनेगा। ये ऐसा आपको एमसीक्यूज जो है वो आएंगे जिसमें आपको लॉ का बैकअप रहेगा, लॉ का सपोर्ट रहेगा। सबको याद आया ये वाला पॉइंट? मैंने नीचे हाईलाइट करके लिखा भी है, देखो, रिबेट इज अवेलेबल ऑन टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम ओनली। ये शीट जिससे मैं पढ़ा रहा हूं वो शीट आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में भेज दी गई है, वो उससे आप रेफरेंस अपना ले सकते हो। डायरेक्ट टैक्स के लिए मैंने आप लोगों को इस पे कुछ कलरिंग किया है जहां इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ नोट्स का सपोर्ट दिया है हाईलाइट करके इस तरीके से। ये पीडीएफ मैंने आप लोग के सपोर्ट के लिए भेजा है ताकि आप लोगों को ये जो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है उसको बहुत ही कम समय में अच्छे से एक बार कर सको। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ फर्स्ट का पार्ट। सेकंड में देखो, इफ द टोटल इनकम ऑफ पर्सन इज 4,67,888, इट शैल बी राउंडेड ऑफ टू 467,888, 467,890। तो मैंने आपको पढ़ाया कि मल्टीपल ऑफ 10 के राउंड अप किया जाता है नियरेस्ट में। 888 है तो 890 का राउंड अप किया जाएगा और ये राउंडिंग ऑफ इस तरीके से होता है, 467,890 माना जाएगा। टोटल इनकम को भी राउंड अप करोगे आप लोग और टैक्स को भी राउंड अप करोगे। ठीक है, ये राउंडिंग ऑफ का प्रोविजन अच्छे से मालूम है। टोटल इनकम यदि आपका पॉइंट में आया, इंटीजर पॉइंट में आया, तो आप 10 के मल्टीपल 10 के राउंड अप कर लोगे। 84 होगा तो आप 80 कर दोगे, 86 होगा तो आप 90 कर दोगे, सिंपल सी बात। ठीक है, नेक्स्ट नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, राउंड ऑफ का रूल याद आया आप लोगों को सभी को? ठीक है, सभी लोग बनते कोशिश वीडियो ऑन करो और अनम्यूट रहो ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से चीजें, आप लोग 2 वे कम्युनिकेशन कर सकें। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, डिडक्शन जो है वो 30% का डिडक्शन मिलता है आप लोगों को। इज नॉट अवेलेबल व्हेन, कब अवेलेबल नहीं होता? ये हाउस प्रॉपर्टी के डिडक्शन की बात कर रहा है। 24A जो है वो डिडक्शन क्या था? 30% वाला डिडक्शन था। कब नहीं मिलता? जब नेट वैल्यू 0 होती है, नेट एनुअल वैल्यू, जब नेट एनुअल वैल्यू पॉजिटिव हो। जब नेट एनुअल वैल्यू 0 या निगेटिव हो तब ये डिडक्शन नहीं मिलता, और नन ऑफ द अबव। तो ये इस केस में 0 और निगेटिव भी हो। निगेटिव कैसे हो जाएगा नेट एनुअल वैल्यू, जरा बताओ? म्युनिसिपल टैक्स हमने पे कर दिया हो तो वो नेट एनुअल वैल्यू निगेटिव हो जाता है। तो उस केस में, और 0 हो जाता है उस केस में, आपको 30% का डिडक्शन कैसे मिल पाएगा? उस पर तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 0 पे 30% कैसे निकाल लूंगा। इसलिए इस चीज में 0 और निगेटिव वाला पार्ट को आपको आंसर देके आना है। यदि निगेटिव में आ रहा है आपका NAV
आप उसको 0 लेके चलते हो और 30% का डिडक्शन अलाउ नहीं करते हैं। अब इस क्वेश्चन के बेस पे मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या 24B इसका डिडक्शन मिलेगा? यदि आपकी NAV नील हो गई या निगेटिव हो गया तो क्या 24B का डिडक्शन मिलेगा आपको? बताओ जल्दी। दिया, मान्या, कृषा, पायल, माही, कृताक्षी, कौन बताएगा? जल्दी बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा हूं। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कृषा सही बता रही है आंसर। 24B का डिडक्शन मिलेगा क्योंकि ये इंटरेस्ट का डिडक्शन होता है और इंटरेस्ट का डिडक्शन जो है उस मिल करके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को निगेटिव मतलब लॉस क्रिएट किया जा सकता है। बहुत से क्वेश्चन अपन ने पढ़ रखा है। कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल इज always short term gain, always long term gain, depends upon the period of holding of the capital asset being the undertaking transferred and not taxable। यही वाला आंसर रहेगा क्योंकि इसमें मैंने आप लोग को स्लम सेल के केस में बताया था कि जो भी आप एसेट सेल कर रहे हो इंडिविजुअल काउंटिंग नहीं करते हैं, पूरी अंडरटेकिंग कब आपने चालू की थी और कब आप बेच रहे हो उसके पीरियड ऑफ होल्डिंग को देख करके डिसाइड करते हैं कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। इसलिए आपको यहाँ पर जो स्लम सेल के केस में शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है ये डिसाइड करने के लिए उस अंडरटेकिंग पे डिपेंड करता है कि वो आपने कब स्टार्ट की थी, ना कि उसमें मौजूद एसेट पे डिपेंड है। एसेट पे डिपेंड नहीं है, उस अंडरटेकिंग पे डिपेंड है। ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने आपको एक नोट डाल करके क्या लिखाया, नॉट डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल कैपिटल एसेट, इट डिपेंड्स अपॉन द अंडरटेकिंग टू बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल बीच में पूछ लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में लास्ट का वेट ना करें, है ना। 5th नंबर देखें, द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कैन बी amortized अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% याद आ रहा है आप लोगों को? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% तक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने मिलता है। तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ये चीज आपको इसका आंसर बनाएंगे। 80GGA जो है वो रिसर्च एसोसिएशन से रिलेटेड ओल्ड रिजीम में मिलने वाला डिडक्शन होता है। GGA जो है वो रिसर्च एसोसिएशन में डोनेशन जो ओपन करते हैं उस पर डिडक्शन मिलता है। और 80GG जो है वो बहुत बड़ा सा एक सेक्शन अपन ने पढ़ा था जिसमें आप लोगों ने 4 पार्ट करके देखा था। 2 पार्ट विदाउट लिमिट और 2 पार्ट विथ लिमिट थी। उसमें से फर्स्ट पार्ट 100% और थर्ड पार्ट 100%, सेकंड और फोर्थ 50-50%। याद आ रहा है? वो 80GG था, ये GGA है। तो GGA में डोनेशन यदि अपन रिसर्च एसोसिएशन को देते हैं तो डिडक्शन मिलती है। और ध्यान रहे कि ये ओल्ड रिजीम में मतलब ऑप्ट आउट रिजीम में ही अलाउ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये MCQ आ गए 6 जो डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड हैं, है ना। इसके बाद सेक्शन बी में डायरेक्ट टैक्स के पेपर में क्वेश्चन कौन कौन सा रहेगा ये जरा ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब किस टाइप का रहेगा ये ध्यान से देखो। कोई भी ऐसा नहीं समझना कि बस ये पेपर इसी को पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझेगा कोई भी, है ना। सिर्फ अपन अपनी प्रैक्टिस तैयारी के लिए ये काम कर रहे हैं। राम प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इनकम, calculate the income which is liable to be taxed in the India for the assessment year 26-27 assuming that he is ordinary resident, he is not ordinary resident and he is non resident। याद करो ये रेसिडेंशियल स्टेटस वाला क्वेश्चन है। इसमें आपकी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी ये चीज आपको देखना है। रेसिडेंशियल स्टेटस वाले इनकम में आपने देखा था कॉन्सेप्ट वाइज की ऑर्डिनरी रेसिडेंट यदि होगा तो उसकी सारी इनकम टैक्सेबल होती है और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में कंट्रोल देखा जाता है और नॉन रेसिडेंट की सिर्फ वही इनकम टैक्सेबल होगी जो इंडिया में रिसीव हुई हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें देखो आप लोग सबसे पहले फर्स्ट सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, 3 कॉलम बना लेंगे आप लोग, ऑर्डिनरी रेसिडेंट का, नॉट ऑर्डिनरी का और नॉन रेसिडेंट का। सबसे पहला पार्ट आया सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम द फार्मर एम्प्लॉयर ऑफ यूके, मतलब पहले कोई यूके में एम्प्लॉयर था वहाँ पे जॉब करते थे, उसने मैं इंडिया आ गया उसके बाद उसने अब मेरी सैलरी यहाँ इंडिया में ला करके दी है, तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में रिसीव हुई है ना तो उस केस में तीनों सेगमेंट में टैक्सेबल होगी। सेकेंड पार्ट, इनकम फ्रॉम टी बिजनेस इन नेपाल बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, मतलब यहाँ से कंट्रोल्ड है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में टैक्सेबल होता है यदि यहाँ से इंडिया से कंट्रोल्ड बिजनेस है, भले ही वो कहाँ पे क्या चल रहा हो, एब्रॉड में आउटसाइड इंडिया ऑपरेट हो रहा हो। इंडिया से कंट्रोल होगा तो सिर्फ नॉन रेसिडेंट में टैक्स नहीं लगेगा
बाकी दोनों में टैक्स लगता है। थर्ड पार्ट, इंटरेस्ट ऑन द कंपनी डिपॉजिट इन कनाडा। कनाडा के कंपनी डिपॉजिट में इंटरेस्ट है जो मिला है अपने को, और वो भी 1/3 जो है वो रिसीव्ड इंडिया में हो गया। तो इंडिया में रिसीव हुआ, इसका मतलब इंडिया में एक्रू हुआ और रिसीव हुआ, तीनों सेगमेंट में टैक्सेबल होता है। तो इंडिया में रिसीव 1/3 हुआ है, तीनों में टैक्सेबल होगा, और आउटसाइड रिसीव हुआ है 2/3। तो उस केस में 2/3 जो आउटसाइड रिसीव हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट के केस में ही टैक्सेबल होगा। तो रेसिडेंट कौन है? ये फर्स्ट वाला कॉलम, तो इसलिए इसी में टैक्सेबल करोगे 2/3 वाले पोर्शन को। 30,000 का 1/3 निकालोगे फ्रेंड्स, 10,000 रुपए तीनों में टैक्सेबल कर दोगे, और 2/3 निकालोगे, इसका मतलब 20,000 रुपीज़ को सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट के सेगमेंट में टैक्सेबल करोगे। क्यों? क्योंकि ये आउटसाइड इंडिया रिसीव हुई है, इसलिए ये इनकम बाकी सब में सेगमेंट में टैक्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट में प्रॉफिट जो है वो उस मुंबई में जो बिजनेस रन हो रहा है उससे हो रहा है, और वो कंट्रोल कहाँ से हो रही है? यूके से हो रही है। मतलब यूके से कोई बिजनेस कंट्रोल हो रहा है बाहर से, और बिजनेस कहाँ पर है? मुंबई में, और रन क्या हो रहा है? बिजनेस मुंबई में रन हो रहा है, मतलब इंडिया में रन हो रही है। तो इंडिया में एक्रू हुआ ना, भले ही कंट्रोल कहीं और से हो, इंडिया में यदि एक्रू हो रहा है, बिजनेस इंडिया का है, हम तीनों सेगमेंट में टैक्स लगाएंगे, तो इसलिए तीनों में टैक्सेबल होगा। पास्ट प्रॉफिट, जो बिजनेस का किसी का पुराना प्रॉफिट जो है वो हमको रिसीव हो रहा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 23-24 फ्रॉम अ बिजनेस इन टोक्यो रेमिटेड टू इंडिया। इंडिया में रेमिट हुआ है, मतलब कि इंडिया लाया गया है उस प्रॉफिट को। तो यार एक बात बताओ, पास्ट प्रॉफिट मतलब वो पिछले साल का प्रॉफिट है, तो जिस साल का प्रॉफिट है उस साल उसका ट्रीटमेंट हो चुका होगा। तो इसलिए ऐसे प्रॉफिट को हम तीनों सेगमेंट में कवर नहीं करते। ये मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को क्लास में बता रखा हूँ। रेसिडेंशियल स्टेटस में ऐसी कोई इनकम जो पिछले किसी ईयर से रिलेटेड हो, उसको इस साल सिर्फ रेमिट किया गया हो, तो वो उसका ट्रीटमेंट पिछले साल में हो चुका होगा, इसलिए इस साल कुछ भी नहीं होगा। डबल टैक्सेशन नहीं किया जाता, इसलिए तीनों सेगमेंट में इसको नहीं लिया जाएगा। इंडिया में रही हुई कोई प्रॉपर्टी है जिसका इनकम जो है वो रिसीव हो रहा है बाहर यूएसए में, प्रॉपर्टी कहाँ है? इंडिया में। तो ऐसे केस में आपको ये पता चलना चाहिए कि यदि इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है तो उस केस में इंडिया में इनकम एक्रूड मानी जाएगी। इंडिया में यदि इनकम एक्रूड मानी जाएगी तो उस केस में उसका टैक्सेशन जो है वो तीनों सेगमेंट में किया जाएगा। तो 45,000 जो यूएसए में रिसीव हुआ है, इंडिया में चूंकि प्रॉपर्टी है तो इंडिया में एक्रूड मान करके तीनों सेगमेंट में टैक्स लगाया जाएगा दोस्तों। देन इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन लंदन बट रिसीव्ड इन दिल्ली, मतलब दिल्ली में रिसीव हो रही है, मतलब इंडिया में रिसीव हुई, और इंडिया में यदि रिसीव हुई तो 1,50,000 तीनों सेगमेंट में टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन लंदन, लंदन मतलब प्रॉपर्टी भी आउटसाइड इंडिया है और रिसीव भी कनाडा में हुई है, मतलब आउटसाइड इंडिया रिसीव हुई है, तो उस केस में हम यदि रेसिडेंट हैं तो देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बार बार बोल रहा हूँ मैं, पढ़ाते समय भी बताया था कॉन्सेप्ट के समय, यदि इंडिया में कोई इनकम जनरेट हो रही है तो हम रिसीव इंडिया मानेंगे, एक्रूड इंडिया मानेंगे और सब में टैक्स लगाएंगे। यदि आप रेसिडेंट हो, यदि उन दोनों नहीं हुआ यहाँ पर, मतलब इनकम इंडिया में रिसीव भी नहीं हुई और एक्रू भी नहीं हुआ, तो आप तो चूंकि रेसिडेंट हो ना इंडिया के, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो ना, तो हम आप पे टैक्स लगा देंगे। तो इसका मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और उसकी इनकम बाहर भी एक्रू हो रही है और बाहर ही रिसीव हो रही है, तब भी टैक्स देगा इंडिया में, क्योंकि उसका स्टेटस रेसिडेंशियल है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो। तो ये चीज का कंडीशन को ध्यान रखेंगे आप लोग, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जाम्बिया बट कंट्रोल्ड फ्रॉम टर्की, मतलब दूसरी कंट्री का बिजनेस है वही है और टर्की से कंट्रोल हो रहा हो, इंडिया में सिर्फ तुम ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो ना, इसलिए हम तुमको टैक्स लगाएंगे, मतलब सिर्फ एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो है वही उस पर टैक्स देगा, बाकी के दोनों बच जाएंगे। ये दोनों लास्ट के पॉइंट सेम है। सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस। क्या बोल रहे हो त्रिशा? स्क्रीन ब्लर दिख रही है, क्वेश्चन प्रॉपर नहीं दिख रहा है। आपको पीडीएफ मिल गया क्या जो मैंने भेजा? पीडीएफ मिल गया है? एक मिनट है ना, स्क्रीन ब्लर क्यों है? अभी ठीक हुआ क्या जूम करने से? थोड़ा स्क्रीन ब्लर हो रहा है नारायण जी, देखो तो।
जूम करने से दिख रहा है बोल रही हो? जी चलो ठीक है, अभी कंफर्टेबल हो फिर? हाँ बोलो। कौन सा पढ़ के बताओ, क्या बोल रही हो? यस यस, इंडिया जो है देखो, टी का बिजनेस कहाँ चल रहा है उसका? आउटसाइड इंडिया। और कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? इंडिया से। तो कंट्रोल यदि इंडिया से होता है तो रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन दोनों में टैक्स लगाते हैं, ये रूल है। नॉन रेसिडेंट को बस छोड़ोगी या तुम, मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट दोनों टैक्स देंगे यदि इंडिया से कंट्रोल हो रहा हो तो। ठीक है, भले पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी बिजनेस चल रहा हो, कंट्रोल इंडिया से हुआ ना तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट विल पे टैक्स और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी उस पर टैक्स देगा। नॉन रेसिडेंट वाले बच जाएंगे बस। ठीक है, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, मिस स्तुति हैज द फॉलोइंग सैलरी स्ट्रक्चर। बेसिक सैलरी 15,000, डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है 5,000 पर मंथ, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपको ये डीए डैश नहीं है, ओनली प्लेन डीए है ना। इसको आप लोग को ध्यान रखने के लिए इज नॉट इक्वल टू डीए डैश, ऐसा कर लो आप। हॉस्टल अलाउंस मिला है, टिफिन अलाउंस मिला है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो आ रहा है 200, है ना। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो 200 रुपीज़ पर मंथ का है, ध्यान रखिएगा। बोनस 20,000 का है, कमीशन 15,000, फ्री रिफ्रेशमेंट है ना, वो कुछ भिजवाना चाहिए। बोनस 20,000 रुपीज़ का पर एनम का मिल रहा है, कमीशन 15,000 रुपये पर एनम का है। फ्री रिफ्रेशमेंट इन ऑफिस वर्थ ऑफ ₹5,000, ऑफिस में ही रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड किया गया 5,000 रुपीज़ पर एनम का। देखो फ्रेंड्स, आप लोग को ना इस टाइप के क्वेश्चंस में नए नए पॉइंट्स मिलते हैं, अपन जो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं क्लास में वही आप रिवीजन करते हो, इसलिए ये इस टाइप के प्रैक्टिस टेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको नए नए पॉइंट्स मिलते हैं। देखो, मोबाइल फोन फैसिलिटी बाय एम्प्लॉयर, कंप्यूटर फैसिलिटी वर्थ ऑफ ₹10,000, तो ये सारी चीज़ों का क्या ट्रीटमेंट करना है आपको, एक अच्छा जजमेंट मिल जाएगा अभी, है ना, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनेंगे। शी हैज़ बीन प्रोवाइडेड अ रेंट फ्री अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर इन कोलकाता। कोलकाता के एम्प्लॉयर की ओनरशिप का कोई अकोमोडेशन है जो उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड हो गया, किसको? स्तुति को। द हाउस वॉज अलॉटेड टू हर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 25, मतलब 1 अप्रैल मंथ का बस छूट जाएगा और 1 मई 25 से प्रोवाइड होगा, बट शी कुड ऑक्यूपाई द सेम ओनली फ्रॉम 1 जून 25। कैलकुलेट हर ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, उसको ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी जो है वो कंप्यूट करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वे में अपन स्टार्ट करें। रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए सैलरी का कंप्यूटेशन में बेस डीए डैश को लिया जाता है, नॉर्मल डीए को नहीं लिया जाता, ध्यान रखेंगे। 60,000 रुपये यहाँ से हट जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, बाकी अपन जो है वो सब ऐड करते हुए चलते हैं। 15,000 पर मंथ की बेसिक है फ्रेंड्स, देखो मैंने येलो हाईलाइटर से हाईलाइट कर रखा है, आप लोग देख पा रहे होगे तो ये हाईलाइटेड जो पोर्शन है वो आपके सॉल्यूशन के लिए वर्किंग नोट बनेगा फ्रेंड्स, है ना, ध्यान से समझेंगे। सेम एज इट इज ऐसे ही आप लोग को प्रोवाइड हुई है बुक, जो पीडीएफ मिला है ना। देखो 15,000 रुपये जो है वो पर मंथ मिल रहा है, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करके हम सैलरी में बेसिक पोर्शन में 1,80,000 लिख देंगे। सभी को क्लियर है? जिस मोमेंट पे जिसको डाउट होगा उसी समय पूछ लेना, वेट नहीं करना है एट दी एंड तक का। ठीक है, बोनस जितना मिल रहा है देखो, 20,000 रुपये का बोनस, कमीशन, सब चीजें ऐड करते गए। अलाउंसेस में हम देखेंगे तो डियरनेस अलाउंस भले ही डीए डैश नहीं है, नॉट डीए डैश, है ना, बट टैक्सेबल सैलरी की कंप्यूटेशन में तो वो आएगा ना। भले ही दोस्तों रेंट फ्री अकोमोडेशन के कैलकुलेशन में सैलरी का निकालने के समय वो नहीं लेंगे अपन उसको, क्योंकि वो डीए डैश नहीं है, बट नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन में तो वो डीए जुड़ेगा ना, चाहे वो डीए डैश हो चाहे डीए हो, जुड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है तो भैया हॉस्टल अलाउंस कितना मिल रहा है उसको? 1,000 पर मंथ, बट क्या लिखा है आगे? डज नॉट हैव एनी चाइल्ड। ये क्या बात हुई? चाइल्ड उसके है नहीं, उसके बाद भी एम्प्लॉयर उसको क्या दे रहा है? हॉस्टल अलाउंस दे रहा है, तो इसका मतलब तो क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल होगा, इसमें कोई किसी भी तरीके से डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। टिफिन अलाउंस 6,000 रुपीज़ है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,400 रुपये का है, सब चीज़ें जुड़ जाएगी, बच्चे नहीं है उसके और ये सब चीज़ उसको मिल रहा है। टिफिन अलाउंस जो मिल रहा है उसको टैक्सेबल होता है, टैक्स लग जाएगा, और 2,400 रुपये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है वो भी टैक्स लगेगा। परक्यूजिट के रूप में अपन देखेंगे तो रेंट फ्री अकोमोडेशन का कैलकुलेशन कराऊंगा अलग से, इसको आप क्या है ऑफिस में अपने को इन ऑफिस फ्री रिफ्रेशमेंट मिल रहा है,
तो ये चीज़ क्या होगी, आपको ऑफिस में मिलने वाला फ्री रिफ्रेशमेंट, चाय कॉफ़ी टी ब्रेक है ना, और बिस्किट्स ये सब मिलते हैं, स्नैक्स मिलते हैं, ये सब चीज़ें टैक्स नहीं लगाए जाते हैं। मोबाइल फैसिलिटी, टेलीफोन फैसिलिटी उसको ऑफिस के यूज़ के लिए मिले, कंप्यूटर उसको ऑफिस में काम करने के लिए मिले, तो उस केस में ऐसा मान करके उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, नील टैक्सेबल होगा, टैक्स नहीं लगेगा उस पर उसको जीरो माना जाएगा, क्योंकि ऑफिस के कोई उसको पर्सनल बेनिफिट के लिए तो नहीं मिल रहा है यार। जैसे मैंने कार के समय समझाया था, मोटर कार में क्या हुआ था फ्रेंड्स, मोटर कार में उन लोगों को कार की फैसिलिटी दे दी गई थी और वो पर्सनल यूज करेगा तो टैक्स लगता था। यदि वो ऑफिस में ही यूज कर रहा है उसको और ऑफिस की कार है तो किस बात का टैक्स, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऑफिस के कई इंफ्रास्ट्रक्चर खुद यूज करते हैं, तो उस केस में ऑफिस के लिए यदि यूज कर रहे हैं तो कोई भी उसमें टैक्सेबिलिटी नहीं होती है। अब आ जाओ फ्रेंड्स इस पूरे क्वेश्चन की मेन क्रीम पोर्शन पे, जो है क्या, रेंट फ्री एकोमोडेशन। ये रेंट फ्री एकोमोडेशन जो है उसके कैलकुलेशन में आप लोग ध्यान से एक बार माइंड में सेट करो, कौन कौन सी चीजें सैलरी के कंप्यूटेशन में जुड़ती है। रेंट फ्री एकोमोडेशन पहले तो ध्यान रखो आप, रेंट फ्री एकोमोडेशन जो होगा वो आपका रहेगा पॉपुलेशन वाइज। ये सिटी जो है वो कोलकाता है, कोलकाता में जो है वो क्या होगा, 40 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है। 40 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन में कितने परसेंटेज है बताओगे क्या आप लोग, जल्दी बताओ। 10%। परफेक्ट, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन चल रही है। 3 अलग अलग परसेंटेज हैं फ्रेंड्स, 5%, 7.5% और 10%। मैंने आपको आपकी सुविधा के लिए ऐसा एक, जो मैं नोट्स क्लास में बनाने के लिए लिखा था ना, ऐसा एक नोट्स अलग से बना के आपको इसमें दिया है, ताकि आपको रिकॉल करने में ईजी हो और ये चीज़ें मेरे माइंड में बिल्कुल छप जाए। 15 लाख से कम की पॉपुलेशन होती है तो 5%, 15 से 40 लाख की होती है तो 7.5%, और 40 लाख से ऊपर होती है तो 10%। तो यहाँ कोलकाता है, 40 लाख से ऊपर होगा, 10% का हमको यहाँ पर क्या लगाना है, रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू निकालने के लिए लगाना है। अब रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए अपने को क्या करना है, कैलकुलेशन सैलरी का, सारी चीजें जो टैक्सेबल होती हैं जुड़ जाती हैं, सिर्फ डियरनेस अलाउंस नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये डीए डैश नहीं है, नॉर्मल प्लेन डीए है, रिटायरमेंट फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है, इसलिए ये नहीं जुड़ेगा। ध्यान से देखो फ्रेंड्स, ये नील लिखा हुआ है, बाकी सारे टैक्सेबल अलाउंसेस और परक्यूजिट्स जुड़ जाते हैं, तो इसलिए इन सबको जोड़ करके 2,35,400 निकाले हमने, और 2,35,400 का 10% निकालेंगे। ध्यान रहे कि ये हमको कितने महीने के लिए मिला है, ये रेंट फ्री अकोमोडेशन हमको कितने मंथ्स के लिए मिला है, देखो कैलकुलेशन में देखो, 1 जून 25 से स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स, अप्रैल और मई मंथ चले जाएगा, अप्रैल और मई मंथ क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और उसके बाद फिर ये जून से चालू हुआ, इसका मतलब 10 मंथ्स के लिए काउंटिंग होगी, 10 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, और क्योंकि ये सैलरी 12 मंथ्स की है तो इसलिए 12 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19,617 आपका आंसर आएगा। इस आंसर में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। डन फ्रेंड्स एवरीवन, कोई किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताएं, नहीं है ना, इजी लग रहा है बेटा सबको क्वेश्चन, आपकी तैयारी जैसे हुई है उस हिसाब से। चलिए थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। मिस्टर आराध्या प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज वेरियस हाउस प्रॉपर्टीज। ये जो आराध्य है ना, इसकी 3 हाउस प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल दी हुई है, आप लोग याद करो, ये क्वेश्चन क्लास में बहुत अच्छे से करवाया हूं। 3 अलग अलग हाउसेज हैं, हमें अच्छे से मालूम है जब 2 हाउस से ज्यादा होता है तो हमको मैक्सिमम 2 हाउस को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड मानने का राइट मिला होता है। तीसरा हाउस भले ही आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड क्यों ना हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको डीम्ड लेट आउट मान लेती है। डीम्ड लेट आउट मानती है, इसका मतलब उस पर आपको उसकी म्युनिसिपल वैल्यू जो निकलती है, उसकी फेयर वैल्यू निकलती है, उस पर टैक्स देना पड़ता है। ये सभी को मालूम है रूल, ये वाला अच्छे से। 3 हाउसेज हैं, उसमें से कोई भी 2 हाउस को अपने को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है। कौन से 2 हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड माने, इसके लिए आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा, हाउस 1 और 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के मैंने क्या किया, 3 को डीम्ड लेट आउट मान लिया, पहला कॉम्बिनेशन। 2 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान करके 1 को डीम्ड लेट आउट मान लिया, दूसरा कॉम्बिनेशन। और 1 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान करके 2 को डीम्ड लेट आउट मान लिया, ये तीसरा कॉम्बिनेशन हुआ। मतलब एक बार कोई भी एक एक प्रॉपर्टी को डीम्ड लेट आउट मानना है, बाकी के 2 बचे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन समझ में आया आप लोगों को, किसी को कोई डाउट तो नहीं? यस।
तो ऐसे इस क्वेश्चन में अपन ने देखा, एक हाउस दिल्ली, एक हाउस इंदौर, मुंबई में है, उन सभी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, हम उससे निकाल लेंगे अपना एनुअल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स को माइनस किया जाता है फ्रेंड्स, और उसके बाद 30% माइनस करने के बाद इंटरेस्ट माइनस करेंगे। रिपेयर का अलग से डिडक्शन कुछ भी मिलता नहीं है, क्योंकि 30% में इंक्लूडेड माना जाता है। ठीक है, सभी को ये चीज अच्छे से क्लियर। देखो, he does not opt to tax under section 115 BAC, इसका क्या मतलब हुआ? शिफ्ट आउट की पोजीशन है, ओल्ड रिजीम में जा रहा हूं, और ओल्ड रिजीम में जाने पे हमको कैलकुलेशंस करने हैं। ठीक है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू डिटरमाइन द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल इन हैंड्स ऑफ आराध्य फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27। तो आपको जिस तरीके से मैंने 3 कॉम्बिनेशन बनाने बोला था, 1 और 3 को जब मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूं तो 2 को डीम्ड लेट आउट मानना पड़ेगा, 2 और 3 को जब मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूं तो 1 को डीम्ड लेट आउट, और 1 और 2 को जब मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूं तो 3 को डीम्ड लेट आउट मानना पड़ेगा। इस तरीके से ये 3 कॉम्बिनेशन बना करके मैंने कॉलम बना लिया फ्रेंड्स। सॉल्यूशन देखेंगे सभी। ये फर्स्ट सेगमेंट हुआ जिसमें मैंने हाउस 2 को डीम्ड लेट आउट माना, ये सेकंड ऑप्शन हुआ जिसमें मैंने हाउस 1 को डीम्ड लेट आउट माना, और ये थर्ड हुआ जिसमें मैंने हाउस 3 को डीम्ड लेट आउट माना। तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी के जो अदर हाउसेस हैं वो क्या हो जाएंगे? वो सेल्फ ऑक्यूपाइड माने जाएंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से आप लोग समझना। जब मैं ये फर्स्ट वाला ऑप्शन देख रहा हूं, ये ऑप्शन 1 है आपके लिए, ये ऑप्शन 2, ये ऑप्शन 3, जिसमें कम टैक्स देना पड़ेगा मुझे, मैं उसी ऑप्शन को अडॉप्ट करूंगा। सभी लोग हाउस प्रॉपर्टी के कैलकुलेशंस जानते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक बार चेक कर लो, फेयर रेंट, म्युनिसिपल रेंट विच एवर इज हायर, स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, ये तीनों ही कॉलम में जो आप लोग तीनों हाउसेस के लिए निकालेंगे, उससे आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आप लोग एक बार चेक करें। जैसे 250 और 2 लाख विच एवर इज हायर, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू फर्स्ट वाले हाउस को अपन जब देखेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले का, वैसे ही 2 और 3 का देख करके आपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लिया फ्रेंड्स। ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद आप जब सब जानते हैं म्युनिसिपल टैक्स माइनस होता है, नेट एनुअल वैल्यू आती है, उस पर आप 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देते हैं। और ये इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि हमको ये सब रिपेयर इस टाइप के जो एक्सपेंसेस हैं उसका डिडक्शन अलग से ना देना पड़े, इसलिए ध्यान रहे। ये रिपेयर का जो पॉइंट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आप नेट एनुअल वैल्यू में इसको माइनस नहीं करेंगे। जो 30% का डिडक्शन हमको इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो मिल रहा है अपफ्रंट, अमाउंट वाइज डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो नेट अपन ने ये 30% माइनस करके इन सब हाउसेस का निकाल लिया। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जो डीम्ड लेट आउट है उसी का कैलकुलेशन हो रहा है, जिसको सेल्फ ऑक्यूपाइड माने हैं उसके तो एनुअल वैल्यू वैसे भी नील होती है, तो दोनों हाउसेस की एनुअल वैल्यू को नील माना गया है, तो उस पर 30% का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, और उस पर सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। तो इंटरेस्ट का स्टोरी बताता हूँ आपको। 1 और 3 में आप इंटरेस्ट देखेंगे कितना है, हाउस नंबर 1 में है 70,000 का इंटरेस्ट, और हाउस नंबर 3 में है 250 का। दोनों को मिलाओगे तो मैक्सिमम बाउंड्री जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए 2 लाख का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है फ्रेंड्स। याद आया आप लोगों को? मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपीज फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इसका मतलब वो 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया हुआ हो लोन, तो उसमें से ये 70,000 वाला तो एलिजिबल हो ही नहीं रहा है, तो इसमें तो सिर्फ 30,000 का ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो 3 कंडीशन फुलफिल नहीं किया इसने। पर ये 2,50,000 है ना, तो इसलिए 2 लाख तक तो मिल ही जाएगा मैक्सिमम, है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये दोनों एलिजिबिलिटी में नहीं आते हैं, इसमें वो 2 लाख तक मैक्सिमम नहीं जा पाएंगे। तो हमारे पास 1 और 3 हाउस है, अभी फर्स्ट वाले ऑप्शन में 1 और 3 हाउस है, तो थर्ड वाला हाउस जो है वो 250 का इंटरेस्ट पे किया है, थर्ड वाले हाउस पे आराध्य ने 250 का इंटरेस्ट पे किया है, तो हमको मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ तो मिल ही जाएगा।
और सेकंड वाले हाउस चूंकि डीम्ड लेट आउट है तो उसमें कोई कंडीशन लगती नहीं है, जितना उसने क्या किया इंटरेस्ट दिया है पूरा पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। ये दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. यस। देखो इसके बाद जो टोटल डिडक्शन लेने के बाद आपने जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाली है उसमें एक में माइनस में आया फिगर, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का फिगर माइनस हुआ है, और एक में प्लस में आया। इन दोनों को आप नेट करोगे 176,750, इसमें सेकंड ऑप्शन भी इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो 121 लॉस में और थर्ड में 96,000 प्रॉफिट। यहाँ पर आप लोग अपने अच्छे से कॉस्टिंग के अप्रोच को मत लगाना जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट उसमें हम उसका ऑप्शन अडॉप्ट कर लेंगे। आप यहाँ इनकम टैक्स का अप्रोच लगाना, जिसका ज़्यादा लॉस वो हमारे लिए अच्छा। प्रॉपर्टी तो तीनों है ही हमारी है, डीम्ड लेट आउट मान करके आप उसमें टैक्स लगाना चाहते हो तो हम कम से कम टैक्स देना चाहते हैं, तो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा जिस ऑप्शन में वो अडॉप्ट करेंगे अपन। तो सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन में जहाँ पर हाउस नंबर 2 को डीम्ड लेट आउट माने हो आप, उसको हम अडॉप्ट करेंगे क्योंकि उसमें लॉस 176,750 तीनों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा है। ज़्यादा लॉस वाले को अडॉप्ट करने में इनकम टैक्स का बेनिफिट होता है, अपना टैक्स बच जाता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन अपन इसमें अडॉप्ट करेंगे। जो लोन 1 अप्रैल 99 के बाद दिया गया हो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, वो 3 कंडीशन जो अपन ने पढ़ा है, कंडीशन फॉर ऑप्शन 3 इज अफेक्टेड फॉर लिमिट अप टू 30,000 रुपीज़, ओनली 30,000 की लिमिट लग जाएगी। ये इस पॉइंट को मैंने इस सेगमेंट के लिए लिया है। इस सेगमेंट में क्या है, हाउस नंबर 1 और 2 जो है वही क्या किए अपन सेल्फ ऑक्यूपाइड माने हैं, तो 1 और 2 दोनों ही में क्या हुआ है, लोन 1 अप्रैल 99 के बाद लिया गया, 99 के बाद लिया गया होना चाहिए, वो नहीं है, उससे पहले लिया गया है। तो इसलिए 4 कंडीशन जो मैंने पढ़ाया था उसमें उस 2 लाख रुपए की लिमिट के लिए वो फुलफिल नहीं हुई, तो फुलफिल नहीं होती तो क्या कर लेते हैं अपन, मैक्सिमम लिमिट 30,000 रुपए तक मिलेगा आपको, भले ही आपने ज़्यादा इंटरेस्ट दिया हो तो 30,000 रुपए का इंटरेस्ट यहाँ पर इसलिए मिला है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये इसलिए मैंने नोट डाल करके हाईलाइट करके उसमें लिखा है उस पॉइंट को। किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं अपन, जो डीप और कोर स्टडी करके नहीं जाएगा कॉन्सेप्ट को वो इस क्वेश्चन को बना नहीं पाएगा ठीक से। क्लियर है फ्रेंड्स? आगे बढ़े? Yes, sir. यस, चलिए। Yes, sir. बिल्कुल, समझ में नहीं आ रहा होगा तो तुरंत बताना, और ज़्यादा फास्ट हो रहा होगा तब भी तुरंत बताना, ठीक है? मिस्टर रतन, a resident individual aged 40 years is engaged in the business of hiring and flying of goods vehicle। जैसे ही ये बात बोला उसने माइंड में अपने सेट हो गया 44AE का क्वेश्चन होगा, प्रेजेंटिव टैक्सेशन का होगा, क्योंकि वेट वगैरह दे रखा है इस क्वेश्चन में। 40 इयर्स का एज है और उसने क्या किया, व्हीकल ओपनिंग स्टॉक, मतलब पहले से ही व्हीकल इतना था उसके पास और उसने कुछ व्हीकल और परचेज कर लिया और उन सब व्हीकल का वेट दे रखा है किलोग्राम्स में। तो आपको ध्यान आना चाहिए कि अपन ने पढ़ा है 44AE में 12 टन से ऊपर की व्हीकल को, मतलब 12,000 किलोग्राम्स के ऊपर की व्हीकल को क्या माना जाता है, बोलो? अरे बताओ जल्दी। हेवी गुड्स व्हीकल बोला जाता है, और उस पे यस, और उस पे 7,500 पर मंथ की जगह 1,000 रुपीज पर मंथ पर टन ले लिया जाता है प्रेजेंटिव टैक्सेशन। याद आ रहा है सभी को अच्छे से? यस यस, है ना? तो ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर आपकी ये वाली जो व्हीकल है वो क्या है, लाइट व्हीकल है। ये वाली हैवी गुड्स व्हीकल हो गई 12,000 टन, मतलब 12,000 किलो से ऊपर हैवी मोटर व्हीकल। ये भी हैवी मोटर व्हीकल हुई, ये भी लाइट मोटर व्हीकल हुई, और ये दोनों भी लाइट मोटर व्हीकल हुए। During the financial year 25-6, he received 45 lakhs from the hiring and flying of goods these vehicles, since he did not maintain proper books of accounts। तो इसीलिए तो है, he did not maintain proper books of accounts, so he wants to opt presumptive income scheme under section 44AE of Income Tax Act 1961। ठीक है भैया, उसने बुक्स ऑफ अकाउंट रखी नहीं प्रॉपरली, उसने पैसे कितने रिसीव किए, 45 लैक्स। ध्यान रखना, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, 45 लाख रुपीज रिसीव किए मतलब उसका टर्नओवर है
उसका प्रॉफिट नहीं है, उस पे वो कई खर्च किया होगा, डीजल लगाया होगा, रिपेयर, मेंटेनेंस, ड्राइवर, कंडक्टर सबको दिया होगा, पार्किंग, डेप्रिसिएशन सब माइनस होगा उसमें से, यदि आप बुक्स ऑफ अकाउंट रखोगे तो। बट आप तो रखते नहीं हो, तो आप नहीं रखते हो तो हम क्या करेंगे, एक चेक करेंगे कि 10 व्हीकल से ज़्यादा तो नहीं हुआ पूरे ईयर में, तो हुआ नहीं है, 6 ही व्हीकल दिख रही है, ठीक है, तो ये प्रेजेंटिव टैक्सेशन के लिए एलिजिबल है। और आपका जो रिसिप्ट है वो भी क्या है, 45 लाख रुपए है, तो ये बिल्कुल 44 AE में आ सकता है। और 44 AE में आएगा तो हम बस इतना ही काम करेंगे, प्रेजेंटिव टैक्सेशन में उसका कैलकुलेशन करेंगे। जो 12 मंथ तक ओपनिंग स्टॉक के रूप में जो एक गाड़ी दी हुई है वो लाइट मोटर व्हीकल है, तो उसमें हम 7500 रुपये पर मंथ लेते हैं, तो 12 महीने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 90,000 रुपीज़ 44 AE में प्रेजेंटिव टैक्सेशन हो जाएगा फर्स्ट व्हीकल के लिए। वैसे ही फ्रेंड्स सेकंड व्हीकल के लिए देखेंगे तो वो भी 12 महीने के लिए होगा, पर हैवी व्हीकल है, हैवी व्हीकल है क्योंकि 12 टन से ऊपर का है, 12 टन मतलब 12,000 किलोग्राम से ऊपर का है, तो उस केस में उसके लिए हम 1 टन का 1,000 रुपये लेते हैं, मतलब 13 टन की गाड़ी है तो 13,000 रुपये पर मंथ, 12 मंथ से मल्टीप्लाई होगा 12 से, 12 महीने हैं क्योंकि 1,56,000 हो जाएगा। इस तरीके से आप जो नई गाड़ियां हैं उसके लिए मंथ का भी कैलकुलेशन करोगे, जिस मंथ में उसने लिया उस मंथ से काउंटिंग चालू होगी मार्च तक, और इस तरीके से 44 AE का कैलकुलेशन कर पाओगे। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? बस ध्यान रखिएगा, लाइट मोटर व्हीकल है तो 75,000 रुपीज़, 7,500 रुपीज़ सॉरी पर मंथ का लेते हैं, और हेवी व्हीकल होगी तो 1,000 पर टन पर मंथ का कैलकुलेशन करते हैं। ये आप सभी को याद है फ्रेंड्स? यस, है ना, सभी लोग ध्यान से, है ना। ये आपका 44 AE में फुल फ्लेज्ड में एक क्वेश्चन आ जाता है, और ऐसे क्वेश्चन में आप बनाओगे तो 7 मार्क्स आपको बिल्कुल स्मूथली मिल जाते हैं, इसमें कोई माइनस और निगेटिव मार्किंग का चांस नहीं रहता, ठीक है। 4A में अपन क्वेश्चन देखें, राज लिमिटेड हैज एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ऑपरेटिंग इन अर्बन एरिया ड्यूरिंग द ईयर 25-6 इट सोल्ड इट्स 2 machines for rupees 2 lakhs and 380 in course of shifting its industrial undertaking from urban area to rural area। फ्रेंड्स, जैसे ही इसने बोला इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को अर्बन एरिया से रूरल एरिया में शिफ्ट किया है, तो इसका मतलब अपने को ये समझ में आ गया कि ये एग्जम्पशन सेक्शन 54G की बात कर रहा है। इस पे अर्बन एरिया से रूरल एरिया में जब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को शिफ्ट करते हैं तब की बात लिखी है, उस पे एग्जम्पशन मिलता है। सभी एसएससी को ये एग्जम्पशन मिलता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका कैलकुलेशंस किया जाएगा। सबसे पहले रिटर्न डाउन वैल्यू जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स में है वो है आपकी 3,50,000 रुपीज़। कंपनी इनकर्ड 20,000 एक्सपेंसेस ऑन अदर पर्पज एज स्पेसिफाइड इन द स्कीम फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। कैलकुलेट इट्स टैक्सेबल कैपिटल गेन इफ द कंपनी एक्वायर्ड न्यू मशीनरी। तो ठीक है भाई, ओल्ड आप अर्बन एरिया में कोई इंडस्ट्री लगी हुई है उसकी मशीन को उठा के बेच दो, रूरल एरिया में जा करके आप उस इंडस्ट्री को लगाने के लिए कोई मशीन खरीदोगे तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, 54G का डिडक्शन एग्जम्पशन प्रोवाइड करेंगे। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट। तो इस पे हम कैसे कंप्यूट करेंगे, बहुत ही सिंपल वे में कैसे कंप्यूट करेंगे, पहले आप गेन कंप्यूट करोगे, और आप सभी को अच्छे से मालूम है फ्रेंड्स कि आप डेप्रिशिएबल एसेट पे जब कैपिटल गेन कंप्यूट करते हो तो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट होता है, और जैसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे उसके बाद उस पर नई मशीन में जैसे आप इन्वेस्ट करोगे तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब 54G अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम ये देखें कि दो अलग अलग केस हैं। आपने यदि नया इंडस्ट्री जो जा करके रूरल एरिया में 50,000 की मशीन खरीदे वो 28 मार्च 26 मतलब अपने प्रीवियस ईयर के एंडिंग होने से पहले खरीदे, और या तो फिर आप 12 अप्रैल 26 को खरीदे मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में खरीदे, तो ठीक है भाई, कोई तकलीफ नहीं है, उसमें भी तो बाउंड्री रहती है ना, 2 इयर्स 3 इयर्स का टाइम लिमिट रहता है। तो आप यदि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी यदि खरीद लेते हो रिटर्न फाइल करने से पहले तो कोई तकलीफ नहीं है, अलाउ होगा। तो केस 1 और केस 2 ये दो चीज़ ध्यान रखेंगे आप। सबसे पहले कैलकुलेशन में अपन ओपनिंग WDV लिखते हैं, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था, उस पर हम जो भी एसेट एक्वायर किए हुए होते हैं वो लिखते हैं। तो केस 1 में तो इसी फिनेंशियल ईयर में आपने 50,000 की एसेट एक्वायर कर ली तो 50,000 रुपये ऐड हो जाएगा, है ना। केस 2 में आपने नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में 12 अप्रैल को खरीदा है तो ये चीज़ यहाँ से गायब हो जाएगी, क्योंकि अपन फिनेंशियल ईयर 31 मार्च 26 को एंड होने वाले ईयर के लिए कंप्यूट कर रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर अभी एडिशन करने नहीं मिलेगा क्योंकि आपने नेक्स्ट ईयर में परचेज किया है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, 4 लाख और 350 आ गई।
अब जो चीज़ आपने बेचा है, कितने में बेचे हो आप? एसेट को आपने सेल कितने में किए हो आप? 5,80,000 रुपीज़ में सेल किया है आपने एसेट को। कैसे पता चला? 2 लाख रुपीज़, 2 मशीनरी है, 380 और 2 लाख को ऐड करेंगे आप, 5,80,000 रुपए में आपने बेचा है। 4 लाख रुपए WDV की चीज़ को आपने 580 में बेचा है, तो 1,80,000 रुपए आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। डेप्रिशिएबल एसेट की वजह से पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं देखते हुए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्रिएट किया जाएगा और कंप्यूट किया जाएगा। तो वैसे ही वहां पर 580 की चीज़ 350 की चीज़ 580 में आपने बेचा है, तो 2,30,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्रिएट होगा। अब इसमें आपको 54G का एग्जम्पशन मिलेगा, क्योंकि नई एसेट परचेस किए हो आप, चाहे आप उसी फिनेंशियल ईयर में परचेस किए हो, चाहे नेक्स्ट ईयर में परचेस किए हो, उसकी जो विद इन द टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट में आपको मिलना चाहिए। तो उस टाइम लिमिट को अडॉप्ट करेंगे आप और उस पर डिडक्शन दे देंगे आप, एग्जम्पशन दे देंगे आप, और जो भी इनकर्ड हुआ आपका एक्सपेंसेस उसको मूव करने में, वो उसकी भी छूट मिलती है, माइनस करके आप टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाल लेंगे। केस 1 में, जो कि आप उसी फिनेंशियल ईयर में 28 मार्च को बेचा, आपने परचेस किया नया एसेट, तो 1,10,000 का गेन, नेक्स्ट ईयर परचेस किए तो 160 का गेन आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में आपको दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ पाएंगे आएंगे। 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मार्किंग के सहित यहाँ पर इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। दोस्तों, आप क्वेश्चन को जब देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा, बिना मेमोराइज किए कॉन्सेप्ट को, बिना रिट्राइव किए कॉन्सेप्ट को नहीं बन सकता क्वेश्चन। इसलिए आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अभी के पीरियड में, आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी बाहर मार्केट में 45 डिग्री से ऊपर है, कहीं बाहर जाना नहीं है, दिन भर घर में बैठ करके फ्रेंड्स पढ़ाई कर लो, दिन भर आप हॉस्टल में पढ़ाई करो, प्रोविजंस को याद करो। यही चीज़ आपको एग्ज़ाम टाइम में काम देगा, यही चीज़ आपको एग्ज़ाम टाइम में हेल्प करेगा। बिना प्रोविज़न के याद किए आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोविजंस याद करने पड़ेंगे। देखो 54G में आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा कि ये अपने को कितने पीरियड तक अलाउ होता है, उसका पूरा टेबल लिखवाया हूँ मैं। तो उस पूरे टेबल में आपको अच्छी तरह से वो चीज़ को समझना पड़ेगा कि रूरल एरिया में जाता है जब कोई इंडस्ट्री, अर्बन एरिया की प्लांट मशीनरी को हटा करके, तो उस पर 54G का डिडक्शन बेनिफिट मिलता है। ठीक है, जितना हो सके समराइज्ड किए हुए नोट्स को लर्न करो, फिगर्स याद होने चाहिए क्वेश्चन में, है ना। 1 ईयर बिफोर वाला भी पार्ट है इसमें, जैसे -1, और आफ्टर 3 ईयर्स वाला पार्ट है। जो जो चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए वो मैं हाईलाइट किया हूँ इस तरीके से येलो कलर में। 54G में जो आपका टाइम पीरियड कवर किया गया है वो आपकी एसेट के ट्रांसफ़र करने की डेट के पिछले 1 ईयर और अगले 3 ईयर्स तक का कवरेज देता है। मतलब जो एसेट आपने रूरल एरिया में खरीदी है वो आप 12 अप्रैल 2026 में खरीदे हो ना, वो आप आगे 3 ईयर्स तक भी खरीद सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में? किसी का कोई डाउट है तो पूछो, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, डन। मिस्टर अजित, द रेसिडेंट इंडिविजुअल इंडियन, एज्ड 55 years, a cost and management accountant, share the following information about his income during the financial year 25-26. Amount received from evaluation of answer book. अच्छा, ये एक प्रोफेशनल है जो प्रैक्टिस करता है, कॉस्ट अकाउंटेंट, और इसने इंस्टीट्यूट की आंसर्स बुक जो स्टूडेंट लिखते हैं उसको भी चेक करने का काम कर लिया। तो बहुत अच्छी बात है, एक्स्ट्रा इनकम का जरिया है। 70,000 रुपये उसके बना लिए उसने। इनकम, इंस्टीट्यूट इनकम देती है ना उससे, मतलब बेनिफिट देती है, पैसे देती है, तो वो इसकी इनकम तो मानी जाएगी। क्या ये उसका बिजनेस है क्या? नहीं। क्या ये अदर एक्टिविटी है? बिल्कुल यस। तो अदर एक्टिविटी में अदर सोर्स में आएगा, बिल्कुल ठीक है ना। तो और उसके लिए जो एक्सपेंसेस किया उसने, तो वो एक्सपेंसेस स्टेशनरी वगैरह के 1200 रुपये के। ठीक है भाई, इनकम टैक्स रिफंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, मतलब उस पर इनकम टैक्स रिफंड जो मिला वो टैक्सेबल नहीं है, पर उस पर जो इंटरेस्ट मिला ना वो टैक्सेबल होता है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा फ्रेंड्स। मतलब मुझे यदि किसी प्रीवियस ईयर्स का कोई इंटरेस्ट रिफंड था इनकम टैक्स में, टीडीएस ज़्यादा कर दिया था, तो रिफंड मुझे यदि इस फिनेंशियल ईयर में मिला और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर इंटरेस्ट भी दे रही है मेरे को, इंटरेस्ट भी दे रही है, मतलब रिफंड हमने लेट से दिया आपको इसलिए आप उस पर इंटरेस्ट भी रखो, तो वो जो इंटरेस्ट का पोर्शन है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कैश गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन हिज मैरिज एनिवर्सरी, बहुत बढ़िया पॉइंट है, बार बार अपन ने अदर सोर्स में किया है। बताओ आप लोग जल्दी, कोई एनिवर्सरी में यदि कोई फ्रेंड गिफ्ट देता है तो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा?
50,000 रुपए से ऊपर है बिल्कुल टैक्सेबल होगा। 76,000 है यहाँ पर फुल्ली टैक्सेबल, ध्यान रखेंगे सभी, ठीक है। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम हिज सन मिस्टर अभिजीत ₹1,30,000 इन कैश, तो भैया सन है ना, ब्लड रिलेशन में है, कोई तकलीफ नहीं है, ब्लड रिलेशन में है, जितना गिफ्ट देगा उसकी कैपिटल कम होगी, मेरी कैपिटल बढ़ेगी, कहीं कोई इनकम और गिफ्ट जो है वो टैक्सेबिलिटी नहीं आती है, क्योंकि रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है। देन डिविडेंड इनकम रिसीव्ड ग्रॉस फ्रॉम लिस्टेड इंडियन कंपनीज, 65,000 का डिविडेंड यदि अपने को मिल रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होगा, उसमें टैक्स लगेगा, ठीक है। सभी लोग ध्यान से समझना, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। कोई भी प्रोफेशनल यदि आंसर सीट को इवेल्युएट करके पैसे कमाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, ध्यान रखिएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यही टाइटल बनेगा, यही पूछा भी है, कंप्यूट द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड अदर सोर्स। मतलब यदि हमको कोई दूसरे हेड में आने वाली इनकम को लिखना भी है तो आप यहाँ मत लिख देना, क्यों, आपको सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पूछा है तो आपको उतना ही बताना है, ज़्यादा बता करके आएंगे और ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा ऐसा सोच मत रखना, वहीं पर मिस्टेक होती है। जितना पूछा है इंस्टीट्यूट उतना ही आपको क्या करना है, आंसर करना है, ठीक है। तो देखिए, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इवेल्युएशन ऑफ आंसर बुक ऑफ प्रोफेशनल्स एग्जामिनेशन, 70,000 रुपए का इस पे इनकम बुक होगा, 1200 का खर्चा किया माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैचिंग कॉन्सेप्ट है ना। इंटरेस्ट रिफंड पे इंटरेस्ट मिला, वो टैक्स लगेगा, उस पर इनकम में जुड़ जाएगा। मैरिज एनिवर्सरी में कोई फ्रेंड हमको गिफ्ट देता है तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। नैना आप लेट आ रही हो बहुत ध्यान से, है ना। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिज सन, तो भैया ब्लड रिलेशन में जो कोई रिलेटिव है और उससे अपने को क्या मिल रहा है, कोई चीज़ मिल रही है, तो उस केस में वो टैक्सेबिलिटी नहीं होती है, तो इसलिए वो टैक्सेबल नहीं है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, अरे ये क्या बात हुई यार, इसका कोई बताएगा क्या। अपना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को अपन ने लेट आउट किया, पैसे मिल रहे हैं 50,000 रुपए पर मंथ, मतलब 6 लाख रुपए साल का, है ना, 6 लाख रुपीज टैक्सेबल कर दूं। नहीं सर, ये हाउस प्रॉपर्टी में वेरी गुड मान्या, परफेक्ट, हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा, कोई हमको वो ग्रॉस इनकम नहीं पूछ रहा है ना, ग्रॉस टोटल इनकम पूछता तो मैं अलग से हाउस प्रॉपर्टी का हेड बनाता, उसमें टैक्सेबल करके आता, पर यहाँ पर ये आईओएस बस पूछा है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये चीज़ नहीं आती है, इसलिए हम इसको टैक्सेबल नहीं करेंगे, ठीक है। देन डिविडेंड इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है, बिल्कुल लिख देंगे, 65,000 का डिविडेंड मिला है। मैक्सिमम डिविडेंड इनकम पे जो किए हुए खर्च होते हैं, इंटरेस्ट होता है, उसको मैक्सिमम 20% तक अलाउ किया जाता है, तो इस डिविडेंड इनकम का मैक्सिमम 20% 13,000 रुपये होगा, 13,000 रुपये 13,000 माइनस करने मिलेगा, और हम 52,000 को आउटर कॉलम में ले जा करके टैक्स कैलकुलेट करेंगे इस इनकम पे, ये हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाएगा। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है वो आपका फाइनल आंसर बनेगा। फ्रेंड्स, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, ठीक है। 5A नंबर क्वेश्चन, Mr. Anupreet provides the following information of income losses of the previous year 25-26। ध्यान रखें, मैंने आपको क्लास में इस लॉसेस कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ का एक बहुत अच्छा आपको हिंट दिया था। जितनी भी इनकम दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन को मैंने थोड़ा डिस्टर्ब किया है, एडिट किया है, जितनी भी इनकम है उसको मैंने अलग अलाइनमेंट में लिख दिया, कलर भी अलग किया, है ना। सैलरी इनकम दिया है, पीजीबीपी की इनकम दिया है, और शॉर्ट टर्म गेन दिया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी जो बचा लॉसेस है, तो बस अब आपको क्लियर कट कॉन्सेप्ट आ गया इसमें कि भाई लॉसेस को उस इनकम से एडजस्ट कराऊंगा, यदि पॉसिबल है तो कराऊंगा, नहीं होगा तो कैरी फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अनुप्रीत, असेसमेंट ईयर 26/7 में, शोइंग क्लियरली द मैनर ऑफ सेट ऑफ एन आइटम एलिजिबल फॉर कैरी फॉरवर्ड विथ रीजन, ठीक। तो सबसे पहले सैलरीड इनकम 5 लाख रुपए की लिख देंगे अपन, उस पर आपको दो टाइप के लॉसेस को सेट ऑफ कर लोगे आप आराम से, उसमें 5 लाख रुपए की इनकम है, क्या लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेट ऑफ होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद अदर सोर्स का कुछ लॉस है आपको, लॉसेस फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये वाला पार्ट 3 लाख का, ये भी सेट ऑफ होगा। तो पहले इस अदर सोर्स के लॉस को पहले सेट ऑफ करो, 3 लाख बच गया आपका 2 लाख रुपए। फिर जो हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है उसमें से 2 लाख एडजस्ट हो जाएगा, बच जाएगा 20,000 रुपए। ये देखो आप, टोटल 2,20,000 में से 2 लाख तो इसमें से सेट हो गया, क्योंकि इनकम ही कम पड़ गई ना, अब ये बाहर जाके नील हो जाएगा। 5 लाख की इनकम थी, 3 लाख रुपए तो अदर सोर्स वाला एडजस्ट करा लिया, बाकी जो बचा 2 लाख रुपए के माइनस करने के बाद जो बचा उसका 20,000 रुपए, ये उसको अगले किसी हेड में यदि करते बनेगा लॉस, जैसे देखो यहाँ पर जो 20,000 बचा है वो ये इससे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस गेन से एडजस्ट हो रहा है,
या नहीं हो पाएगा तो कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। तो देखते हैं अपना वही आगे है ना, 20,000 रुपये को कैरी फॉरवर्ड वाले सेगमेंट में रखा है, मतलब वो क्या हुआ, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, किसी दूसरी इनकम से एडजस्ट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया देखते हैं। पीजीबीपी कितने का इनकम है, देखो यहाँ पे 6 लाख रुपए का। क्या पीजीबीपी की इनकम से कोई लॉस एडजस्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कौन कौन से लॉसेस दिए हुए हैं भाई, देखो क्वेश्चन में तो आपका ये वाला हाउस प्रॉपर्टी का लॉस निपट चुका है, अदर सोर्स का लॉस निपट चुका है, एडजस्ट हो चुका है ना। बचा 20,000 रुपये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। तो हाउस प्रॉपर्टी का 20,000 का जो लॉस है वो पीजीबीपी के इनकम से एडजस्ट नहीं होता, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है अच्छे से, ठीक है। तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट में। अभी पीजीबीपी का जो इनकम है अपना, है ना, और वो भी कौन सा है, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है, ध्यान रखेंगे। 6 लाख रुपए का मेरा नॉर्मल बिजनेस नहीं है, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है। क्या नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का जो लॉस है वो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट हो पाएगा? 3 लाख रुपीज़ का है, और उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस, ये दो चीज़ है। फिर कैरी फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, अच्छा पिछले साल का जो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड होकर आया है 3.5 लाख रुपए। और अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन ऑफ शट डाउन बिजनेस, मतलब ऐसा कोई बिजनेस जो बंद हो चुका है उसका डेप्रीशिएशन जो हमारा चला आ रहा है वो हमारा है 165। ये इतनी चीज़ें हैं। इनकम आपके पास अभी दो है, एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 40,000 और एक स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट 6 लाख रुपए, ठीक है। तो 6 लाख रुपए के स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट से पिछला जो चला आ रहा है हमारे पास में स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के लॉसेस, वो बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड होकर के आ सकते हैं। हेड क्योंकि सेम है पीजीबीपी का तो एडजस्ट हो पाएगा। पिछले साल का जो हमारा नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस है, लॉसेस फ्रॉम नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, ये भी एडजस्ट हो पाएगा। तो 6 लाख रुपए में से पहले 350 माइनस करेंगे, क्योंकि ये क्या है, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस है, इसको पहले एडजस्ट करो। माइनस करने के बाद जो बच गया 2.5 लाख रुपए वो क्या हो जाएगा आपका, नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस एडजस्ट कराएंगे। तो नॉन स्पेक्यूलेटिव में 3 लाख है, एडजस्ट कितना हुआ 2.5 लाख, तो बच गया कितना 50,000। ये 50,000 जो है वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो देखो नीचे ये 50,000 रुपये जो है वो नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का है, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो 50,000 कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, 10,000 क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें और भी एक इनकम बची है शॉर्ट टर्म गेन। तो शॉर्ट टर्म गेन 40,000 का है ना, तो ये लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का जो 50,000 है उसमें से 40,000 एडजस्ट यहाँ हो जाएगा, जो बचा 10,000 वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चंस में पूरा फुल मेमोरी पावर का गेम है फ्रेंड्स। जिसको प्रोविजन अच्छे से मालूम है, एक्सेप्शंस अच्छे से मालूम है कि कौन सा किससे एडजस्ट नहीं होता, कौन सा एडजस्ट होता है, वही स्टूडेंट बना पाएगा ऐसे क्वेश्चंस को। ध्यान से समझना, अभी मैं पूरा 50,000 भी कैरी फॉरवर्ड करके आ सकता था, बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से लॉस फ्रॉम नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस कैरी कर एडजस्ट हो सकेगा, और हो सकता है क्योंकि उसके कोई एक्सेप्शंस में कवर नहीं है। तो जब माइनस करेंगे तो उस केस में उसका नील हो जाएगा बाहर, और 50,000 की जगह सिर्फ 10,000 क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 40,000 शॉर्ट टर्म गेन से एडजस्ट हो गया। बाकी अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन पहले जैसा चला आ रहा था वैसे ही आया भी कैरी फॉरवर्ड होकर के, और वापस चले भी गया, मतलब ब्रॉक फॉरवर्ड होकर आया, कैरी फॉरवर्ड होकर आगे बढ़ गया। लॉस फ्रॉम लॉन्ग टर्म गेन, कोई भी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट तो है नहीं, लॉस फ्रॉम गेन है, तो हम लॉस को भी कैरी फॉरवर्ड कर देंगे जितना उसका टाइम लिमिटेशन है। और हाउस प्रॉपर्टी का 20,000 रुपये जो बच गया वो बच गया। आगे कैसे बचा 20,000, 50,000 रुपये जो है वो टोटल कितना, 2,20,000 में 2 लाख एडजस्ट हुआ, बचा 20,000, वो कैरी फॉरवर्ड होकर चला जाएगा फ्रेंड्स। ये इस तरीके से ये इतनी 4 चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होकर के नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र होगी। ये इस क्वेश्चन में आप लोग को पूरा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का मेरिट्स और पूरे कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मिस्ट्रेस काजल। उस क्वेश्चन में और कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो पूछो, आगे बढ़ते हैं फिर। काजल एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज 45 साल की है। एन एम्प्लॉई इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। इनकम फ्रॉम सैलरी बिफोर स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब 9,20,000 रुपये की सैलरी इनकम है, और इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी 5,000 रुपये की मिली है। उसने डिपॉजिट कर रखा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 2 लाख रुपए, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में 80,000 20,000, हेल्थ स्पाउस के हेल्थ इंश्योरेंस में 10,000, और डोनेशन प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड 10,000 रुपीज़। ये 80G वाला है, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग देख करके समझ में आ रहा है कि ये ओल्ड रिजीम से बनाना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट दैट total taxable income and tax liability of Ms. Kajal for the assessment year 26/7 under the default tax regime section 115 BAC of the Income Tax Act। अरे ये तो यार नए रिजीम में दे दिया, सारे डिडक्शंस हट जाएंगे, सिर्फ एक जो 2-3 डिडक्शन आपने न्यू रिजीम में पढ़े हैं वही अलाउ होंगे।
तो उसमें तो कुछ ऐसा दिख भी नहीं रहा है, तो ये न्यू रिजीम में डिडक्शन को छोड़ करके बनाओगे। और भी बोला है आपको, क्या बोला इसने, रेगुलर प्रोविजन ओल्ड रिजीम ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में भी बनाना है एंड ऑप्शनल टैक्स रिजीम में भी। कंप्यूट द एंड डिस्कस वेदर मिसेस काजल शुड पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। काजल को जो है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में पे करना है या न्यू रिजीम में जाना है, ऐसा आप कंपेयर करके बताओ। ये एक अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये 7 मार्क्स से ज़्यादा का आना चाहिए। ये क्वेश्चन में आपको दोनों में कंपैरिजन करना है, हालांकि फिगर्स ज़्यादा नहीं है इसलिए जल्दी बन जाएगा। 2 कॉलम आप बनाएंगे, एक ऑप्ट आउट रिजीम मतलब ओल्ड रिजीम और एक 115 बीएसी मतलब न्यू रिजीम। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। सैलरी की इनकम के साथ में अदर सोर्स की इनकम जुड़ेगी, सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ओल्ड रिजीम में 50,000, न्यू रिजीम में 75,000 का डिडक्शन मिलता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जुड़ करके ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा 115 बीएसी में तीनों डिडक्शन में से किसी का भी 80C का डिडक्शन मतलब चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलता है। तो कोई भी डिडक्शन ना देते हुए सीधा 8,50,000 रुपए आपकी टोटल इनकम बन जाएगी। और 8,50,000 में टैक्स कंप्यूट करोगे आप, और टैक्स कंप्यूट करने के समय ध्यान रखिएगा कि कोई रिबेट वगैरह मिलनी है क्या उसमें आपको। 8,50,000 के टोटल इनकम पे सैलरी इनकम है और अदर सोर्स की इनकम है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट मतलब अदर सोर्स की इनकम। ध्यान रखिएगा टैक्स ऑन टोटल टैक्सेबल इनकम 8,50,000 रुपए पे कंप्यूट करोगे आप 20,000 और 15,000, तो ध्यान रखेंगे 35,000 और एजुकेशन सेस 1,400 और टोटल टैक्स लाइबिलिटी ये। इसमें आप 87A का रिबेट नहीं दे रहे हो यार, 12 लाख रुपए तक तो वैसे ही छूट होती है ना। लास्ट में टोटल टैक्स लाइबिलिटी तो कंप्यूट करोगे, फिर 87A का रिबेट भी दे करके आना पड़ेगा। क्लियर है, क्योंकि इसमें ये मिस काजल जो है वो न्यू रिजीम ऑप्ट की है, और न्यू रिजीम ऑप्ट की सैलरी का इनकम है उसका, तो मैक्सिमम इनकम सैलरी की है तो उसको डेफिनेटली 12 लाख रुपए तक छूट मिलेगा। लास्ट में जाके टैक्स कंप्यूट करके रिबेट दे करके आना फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद सॉल्यूशन में इसमें नहीं किया हुआ है, और इसके बाद आपने यहाँ पर जो ओल्ड रिजीम ऑप्ट करोगे तो इसमें आपको डिडक्शंस भी मिलेगी। और डिडक्शंस ध्यान रखिएगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करेंगे, 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है इसने, तो 1.5 लाख रुपए का ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में आपने पे किया, तो स्पाउस और सीनियर सिटीजन पेरेंट्स वगैरह के लिए किए होंगे तो 25,000 रुपये। और प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड जो है वो कैटेगरी 2 में आता है जिसमें कि विदाउट लिमिट 50% की डिडक्शन है, तो 10,000 का 50% 5,000 रुपये डिडक्शन, तीनों को ऐड करेंगे 180 डिडक्टेड फ्रॉम 875 6,95,000। और इस पे आपको टैक्स कंप्यूट करना है नॉर्मली, और 6,95,000 चूँकि वो 7 लाख वाला रूल उसमें लगता है तो इसमें भी आपको पूरा फुल रिबेट मिलेगा, टैक्स कंप्यूट करके आना है, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन 7 मार्क्स का पूछा है, अच्छे अच्छे लोग देख के घबरा जाएंगे, आपको कंप्यूट करके प्रॉपर आना है। लास्ट में 87A का रिबेट का नोट जरूर डालेंगे आप। और लाइबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम 115 बीएसी जो है वो कम आ रहा है, इसलिए हमको ये ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए, ऐसा उसने पूछ करके आया। हेंस इट इज एडवाइजेबल टू ऑप्ट दिस न्यू रिजीम फॉर डिडक्शन, ठीक है। तो ये आपका पूरा पूरा हुआ प्रैक्टिस टेस्ट पेपर के डायरेक्ट टैक्स का पोर्शन के क्वेश्चंस पूरे जो दिए हुए मैंने आपको दिखा दिया, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ। इसके जो रूल्स के जो मेन पोर्शन होते हैं उसको मैंने येलो से हाईलाइट करके दे दिया है, ताकि आप लोग का कम टाइम इन्वेस्ट करके ये पूरे क्वेश्चंस बन जाएं। अब एक छोटा सा पार्ट बस सप्लीमेंट्री पेपर जो उसने इशू किया है, हार्डली 10 मिनट्स में मैं ये अपना पार्ट आपका कंप्लीट कर दूंगा, और इससे आपको एक अच्छा सा रफ आइडिया मिल जाएगा कि सप्लीमेंट्री में इंस्टीट्यूट आपको क्या देना चाहता है। तो रेडी हो सब लोग फ्रेंड्स, 10 मिनट्स और फिर आपका मॉक टेस्ट भी है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ, ठीक है। अरे बताओ सुन पा रहे हो कि नहीं? यस, ठीक है। चलो, सबसे पहले आपको सप्लीमेंट्री में इसने 115 बीएसी में न्यू रिजीम में टैक्स का स्लैब दे दिया है फ्रेंड्स, तो आपको अच्छे से मालूम है 4 लाख रुपीज़ तक जीरो, 4 से 8 लाख तक 5%, उसको कैलकुलेट करोगे तो 20,000 रुपये आता है। 8 लाख से 12 लाख रुपए तक 10% 40,000 रुपये, इस तरीके से 15, 20, 25, 30 है ना। 87A का रिबेट टैक्स कंप्यूट करने में मिलता है, और आप सभी जानते हो कि 12 लाख रुपए तक का इसमें क्या है इनकम कवर हो जाती है, मतलब 60,000 रुपीज़ तक का रिबेट इसमें मिल जाता है, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि यदि 12 लाख रुपए की इनकम से थोड़ी सी इनकम ज़्यादा हुई, तो मैंने आपको ए और बी कैटेगरी करके बताया है कि ए कैटेगरी में आ रहा है, मान लो आपकी इनकम जो है वो टैक्स से ज़्यादा आ रहा है, तो जितना डिफरेंस है उतना आपको मार्जिनल रिलीफ के रूप में रिलीफ मिल जाता है, तो ये भी आपको इसमें मिलता है। सरचार्ज जो कंप्यूट करोगे 50 लाख रुपए तक, क्या बोलो, डज नॉट एक्सीड 50 लाख, यदि टोटल इनकम है तो नील, 50 लाख से 1 करोड़ है तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, और 2 करोड़ से ऊपर में 25% का सरचार्ज
आपको टैक्स में ऐड करना पड़ता है। ऑफ टैक्स लिखा है साफ साफ, जितना टैक्स कंप्यूट करोगे उस पर सरचार्ज कैलकुलेट होगा, और टैक्स और सरचार्ज को जोड़ करके 4% का एजुकेशन सेस जो है वो आपको लगाना है। 4% एजुकेशन सेस टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर सरचार्ज। ठीक है फ्रेंड्स। अब रेट्स ऑफ टैक्स अंडर ओल्ड रिजीम आप सभी को मालूम है, इसमें 3 टाइप के सिटीजन को बाइफरकेट किया गया है। एक तो सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज जो है वो 80 ईयर्स से ऊपर हो, तो उनको जो है वो 5 लाख रुपए तक छूट दे दिया, उसके ऊपर 20% सीधा सीधा 10 लाख तक, और 30% 10 लाख से ऊपर। नॉर्मल सीनियर सिटीजन जो 60 ईयर्स से 80 ईयर्स के बीच हैं उनके लिए एप्लीकेबल होगा, 3 लाख रुपए तक छूट है, और नॉर्मल सिटीजन को 2.5 लाख रुपए तक छूट है, बस 50,000 का डिफरेंस है। और 2.5 लाख रुपए तक 0, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर फ्रेंड्स 30% का टैक्स लगता है। ये हुआ ओल्ड रिजीम। ऑप्ट आउट बोलेंगे अपन, शिफ्ट आउट फ्रॉम 115 BAC, ध्यान रखिएगा। इस पे भी रीबेट एप्लीकेबल है, और इस पे रीबेट 12,500 रुपए तक मिलता है। मतलब जो इनकम 5 लाख रुपए तक होती है उस पर टैक्स, 5 लाख रुपए तक होती है उस पर टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि रीबेट मिल जाता है पूरा पूरा फुल। वहां पर आपको न्यू रिजीम ऑप्ट करना था, फर्स्ट वाला जो अपन ने उसमें क्वेश्चन देखा था, क्योंकि रीबेट मिल रही थी उसमें 12 लाख से कम की इनकम थी। ठीक है, चलिए। सरचार्ज जो है इसमें अलग टाइप का है, 50 लाख रुपीज तक तो उस दोनों में नहीं है। ये भी ओल्ड रिजीम की बात कर रहे हैं। 1 करोड़ तक 10%, 1 से 2 करोड़ तक 15%, और 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25%, और 5 करोड़ से ऊपर में 37% का ओल्ड रिजीम में सरचार्ज लगता है। और ध्यान रखिएगा कि ये सरचार्ज कैलकुलेशन में वेयर द टोटल इनकम इंक्लूड्स डिविडेंड, एनी अदर इनकम चार्जेबल इन स्पेसिफिक रेट टैक्स, सरचार्ज ऑन दैट अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इज मैक्सिमम अप टू 15% ओनली। मतलब कि इसमें 25 और 37% का स्पेशल रेट से एक तो आप टैक्स ले लिए, ऊपर से सरचार्ज भी ज़्यादा ले लो, तो इसलिए उसमें क्या बोला गया है कि ज़्यादा हाई रेट से सरचार्ज वाला पार्ट नहीं लगेगा। 15% तक मैक्सिमम सरचार्ज लेंगे यदि आपकी टोटल इनकम में डिविडेंड और स्पेशल रेट से अट्रैक्ट होने वाले शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म गेन पे टैक्स निकलता है। तो एजुकेशन सेस 4%, एज यू ऑल नो वेरी वेल, बहुत ही आसानी से मालूम है आपको। फर्म और लाइबिलिटी के लिए 30% का फ्लैट रेट रखता है दोस्तों। सरचार्ज 12% पे लगता है इसमें। फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, LLP ये सब होगी तो। और एजुकेशन सेस 4% सभी केसेस में है नॉर्मली। कंपनी के केस में डोमेस्टिक कंपनी होगी 25% का टैक्स है, और अदर कंपनी होगी जिसका टर्नओवर जो है वो 4 करोड़ से कम है, 400 करोड़ से कम है, तो उसको उसके लिए क्या होगा, वो क्या होगा उसके लिए 20%, 25% का ही नियम है। और यदि अदर केस है मतलब ज़्यादा टर्नओवर है तो उस केस में 30% का टैक्स लगता है कंपनी के केस में। फॉरेन कंपनी होगी तो 35% लग जाएगा। सरचार्ज कंपनी के लिए अलग से दिया हुआ है फ्रेंड्स इस तरीके से। मार्जिनल रिलीफ भी उसमें एप्लीकेबल है। और आपको इसमें अब सेक्शन 9 में क्या दिया हुआ है, बिजनेस कनेक्शन को बताया गया है कि यदि कोई बिजनेस कनेक्शन आपकी इकोनॉमिक परलेंस और एप्लीकेबिलिटी को देखा जाए और इंडिया में है, तो उसको डीम्ड टू बी एक्रूड एंड अराइज इन इंडिया माना जाएगा। ये मैंने पहले ही कवर कर दिया है। रेसिडेंशियल स्टेटस में यदि किसी बिजनेस का एक्रूवल, इनकम का एक्रूवल, कोई बिजनेस अपनी इनकम का एक्रूवल इंडिया से करता हो, कोई बिजनेस कनेक्शन इंडिया में रखा हो, तो टैक्स लग जाएगा, एक्रूवल इंडिया में माना जाएगा। बिजनेस कनेक्शन को इंडिया में एक्रू माना जाता है। ठीक है, 10(10)(D) याद करो फ्रेंड्स। LIC के लिए बताया था मैंने आप लोग को कि प्रीमियम जो है वो आपका 5 लाख रुपए से ऊपर पेमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोविजन जो है वो आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज जो IFSC जो इंश्योरेंस ऑफिसर्स इशू करती है, ऐसी पॉलिसीज पे भी एप्लीकेबल है। ये आपको एक सप्लीमेंट्री इशू करके एक्स्ट्रा बताया डिपार्टमेंट ने आपको। आपके ICAI ने ये बताया कि IFSC की जो यूनिट्स इंश्योरेंस की है वो भी 10(10)(D) में एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल है। और इसके लिए 2.5 लाख रुपए का जो है वो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी होगी तो लिमिट 2.5 लाख की हो जाएगी। आपको मैंने क्लास में पढ़ाया था 5 लाख रुपए नॉर्मल इंश्योरेंस के लिए। तो ये वाली जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होगी जो यूनिट लिंक्ड हो, उसके लिए मैक्सिमम लिमिट अपर कैप जो है वो 2.5 लाख रुपए का कर दिया गया है। इससे ज्यादा यदि आप दोगे तो मेच्योरिटी प्रोसीड्स टैक्सेबल हो जाएगा। 10(10)(D) यही बोलता है कि आपका इससे कम का प्रीमियम दोगे तो मेच्योरिटी प्रोसीड एग्जम्प्ट होगा, इससे ज़्यादा का प्रीमियम दोगे तो उसका मेच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल हो जाएगा। 10(10)(D) याद आ रहा है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन था, बहुत सारे क्वेश्चन इसके कराया हूँ, आपको नोट्स में भी दिया हूँ। यदि आप किसी वात्सल्य स्कीम, जो बच्चों के लिए NPS वात्सल्य स्कीम का नया इंट्रोडक्शन किया गया है, यदि ये वात्सल्य स्कीम से पैसे विड्रॉल करते हो, पार्शियल विड्रॉवल, तो 75% तक यदि आपने विड्रॉल किया भी, शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन योर टोटल इनकम और द पेरेंट्स एंड गार्जियन टू द एक्सटेंट इट डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ द अमाउंट। मतलब जो आप कंट्रीब्यूट किए हो उसका 25% से कम यदि आप विड्रॉल कर भी लेते हो तो उस केस में कोई तकलीफ नहीं है, हम आपकी इनकम में नहीं जोड़ेंगे। ये आपका हुआ वात्सल्य स्कीम।
मॉनेटरी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है उस स्कीम की 4 लाख रुपए तक कर दिया गया है। यदि आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हैं, कैलकुलेट करते हैं, कुछ परक्यूजिट स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए मैंने लिखाया था तो 2 लाख रुपए की लिमिट लिखाया था, उसको 4 लाख रुपए तक इंक्रीज कर दी गई है। मेडिकल फैसिलिटी यदि आउटसाइड इंडिया जाते हैं तो उस केस में लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए थी पहले, जिसको मैंने 2 लाख रुपए ही लिखाया है, उसको ध्यान रखिएगा आप लोग, 8 लाख रुपए पढ़ा जाए, क्योंकि इंस्टीट्यूट इस अमेंडमेंट को इस रिसेंट अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल कर दी है। तो इसलिए अब ये लिमिट, मतलब मेडिकल फैसिलिटी यदि आउटसाइड इंडिया जाकर के कर रहे हैं तो उसका अटेंडेंट और वो देखा जाता था ना, जो सैलरी की इनकम, तो वो उनकी इम्प्लॉय की इनकम जो है 2 लाख रुपए तक लिखे हैं अपन, वो 8 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल इम्प्लॉय बोलेंगे, और उसको उसका आउटसाइड इंडिया जाकर के ट्रीटमेंट कराएगा तो उसको उसका बेनिफिट देंगे, एग्जम्पशन देंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो है वो आपको कैन नॉट एक्चुअली ऑक्यूपाइड, मतलब ये बता दिया हूँ मैं कि जो प्रॉपर्टी आपकी ओनरशिप में है उसको आप ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे हो तो उस केस में भी उसको कैन नॉट ऑक्यूपाई वाले को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड के डेफिनेशन में रखेंगे। फ्रेंड्स, 214 में कैपिटल एसेट की डेफिनेशन बताई गई है, और इसमें जो बिजनेस से कनेक्टेड हो भी तब भी कैपिटल एसेट, और नहीं भी हो तब भी कैपिटल एसेट, ये मैंने पहले ही नोट्स में लिखा दिया है आपको। चाहे वो बिजनेस कनेक्शन हो ना हो, चाहे वो टेंजिबल हो ना हो, सब चीज़ आपको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आएगी, बशर्ते 214 में एक्सक्लूड किया गया ना हो, बस यदि एक्सक्लूड करेगा तो नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बता दी गई है। 247A में क्रिप्टो एसेट जो होती है ना, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं, जिसको वर्चुअल डिजिटल एसेट बोलते हैं, ये वर्चुअल डिजिटल एसेट को भी इंक्लूड कर दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्चुअल डिजिटल एसेट से डीलिंग यदि कोई करेगा तो उस केस में वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन में वो सारी एसेट्स आएगी जो क्रिप्टो करेंसी हो गई, क्रिप्टो एसेट्स हो गया, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्रिप्टोग्राफिकली जिसको ट्रीट किया गया हो, सिक्योर्ड हो जो, तो उन सब को, ऐसे ट्रांजेक्शन्स को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में लिया जाएगा और उसको टैक्स उसके अकॉर्डिंगली हायर रेट से लगाया जाएगा। फ्रेंड्स, यूनिट लिंक्ड पॉलिसी की बात जो मैंने अभी 1010D में की थी, वो प्रीमियम के लिए बताया था, उसमें 10% का रूल भी लग जाता है, और उस पॉलिसी में 5 लाख की जगह 2.5 लाख की लिमिट देखी जाएगी। ये फिर से रिपीट हुई है, और कुछ ऐसे सेक्शन जो सेक्शन 47 में ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर आते थे, तो उस जिसके भी फंड जो हैं वो उसको जब ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर होल्डर्स जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं जब यूनिट होल्डर्स के फंड इंटरेस्ट को, तो कैपिटल एसेट वगैरह को रीएलोकेट करना है शेयर्स के लिए, यूनिट के लिए, तो उस केस में उनको ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर माना जाता है। इसको, इस पे कैपिटल गेन का टैक्स नहीं लगता है, तो ऐसे केस में उसको टैक्स न्यूट्रल ट्रांजेक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स, तो आपको शॉर्ट समरी में पूछा जा सकता है टैक्स न्यूट्रल केसेस क्या है, तो आपको सेक्शन 47 का रेफरेंस देकर के ये बताना है, ऐसे कैपिटल एसेट के ट्रांसफर जो उसके ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर माना जाता है, उस पर कैपिटल गेन नहीं लगता, ऐसे केसेस को टैक्स न्यूट्रल ट्रांजेक्शंस कहते हैं। फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपको एग्जाम में आ सकता है थियोरेटिकल क्वेश्चन में, तो आपको बताना है। जब भी कोई ये डीम्ड डिविडेंड का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, कोई स्पेसिफाइड कंपनी जिसमें कि 10% से ऊपर की ओनरशिप वोटिंग पावर हमारा है, और उस कंपनी से हम या हमारे किसी रिलेटिव्स को यदि लोन मिल जाता है तो उस लोन के इंटरेस्ट को डीम्ड डिविडेंड मानते हैं और उस पर टैक्स लगता है। फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सिचुएशन था जिसमें 10% वोटिंग पावर 222E करके याद रखो आप, 222 का एक डीम्ड डिविडेंड का पोर्शन था, उस पर मैंने आप लोग को बताया था। तो ये उससे रिलेटेड एक सप्लीमेंट्री इशूड है जिसमें आपको बताया गया कि फाइनेंशियल कंपनी और यदि फाइनेंशियल यूनिट्स है जिसका रूटीन नेचर पे काम ही लोन बांटना है, तो उसके लिए आप ये डीम्ड प्रोविजन, डीम्ड डिविडेंड वाला मत लगा देना। ये चीज़ क्या मतलब हुई, एक नॉर्मल कंपनी है जिसमें मेरा स्टेक 10% से ऊपर है, मैंने वहां से लोन लिया, तो उस लोन को डीम्ड डिविडेंड मान रहे हो आप, मानो। बट यदि वो बैंक है जिसमें मेरा स्टेक 10% से ऊपर है और वो बैंक का नॉर्मल रेगुलर लेवल पे काम ही लोन बांटना होता है, तो उस पर आप डीम्ड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। ठीक है, देन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह का जो आपका एग्जम्पशन है, वो यदि इंडिविजुअल कोई एनएससी वगैरह से पैसे अपने निकालता है तो एग्जम्पशन बराबर उसका मिलेगा, सेक्शन 1080 CCA में इसका मिलता है, और जो एनपीएस के वात्सल्य स्कीम है उसका भी मेच्योरिटी प्रोसीड्स एग्जम्प्ट होता है। फ्रेंड्स, 80 CCD 1B में जो एनपीएस स्कीम होती है उसमें आपको न्यू रिजीम में भी अलाउ होता है, ये चीज़ दिया गया है। इसका डिडक्शन 50,000 रुपये तक ओवरऑल मिलता है एक्स्ट्रा, 1,50,000 से एक्स्ट्रा और ज़्यादा। यदि कोई स्टार्टअप है तो उसका टाइम लिमिट जो है वो 80 IAC में स्टार्टअप के लिए जो डिडक्शंस के टाइम लिमिट है वो बढ़ा दिए गए हैं। पहले 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स जो है वो आउट ऑफ 10 ईयर्स मिलते थे, तो इसकी लिमिट थी, उस लिमिट को बढ़ा करके 1 अप्रैल 2030 तक कर दिया गया है। मतलब उस समय तक जितने भी स्टार्टअप आगे जो जनरेट होंगे वो अपनी इच्छा अनुसार 10 ईयर्स में से किसी भी 3 ईयर्स तक टैक्स एग्जम्पशन ले लेवें, मतलब उसमें किसी भी 3 साल तक हम ये टैक्स नहीं देंगे, ऐसा ऑप्शन ले सकते हैं। कौन? स्टार्टअप। कौन
से स्टार्टअप जो 1 अप्रैल 2030 तक स्टार्ट किए हों अपना बिजनेस, कौन सी इनकम का एग्जम्पशन लेंगे? आउट ऑफ 10 ईयर्स जो भी वो चाहें। पहले 3 ईयर्स का कॉन्सेप्ट था, इट हैज़ बीन डीम्ड, और आगे उसको अभी भी 3 ईयर्स का ही कॉन्सेप्ट है। आउट ऑफ 10 ईयर्स वो 3 ईयर्स तक ये एग्जम्पशन ले सकते हैं 3 ईयर्स की इनकम पे, बट वो अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले वो 1 अप्रैल 25 तक था, अब वो 1 अप्रैल 30 तक कर दिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कौन से के लिए? स्टार्टअप के लिए। कौन सा सेक्शन है? 80IA-C। कब मिलेगा? ओल्ड रिजीम में मिलेगा सिर्फ, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अपडेटेड रिटर्न का भी कॉन्सेप्ट बढ़ा दिया गया आगे, मैं क्लास में ही कवर कर दिया गया। अपडेटेड रिटर्न का मतलब होता है कि यदि टाइम लिमिट बीत गया हो और हमको टैक्स पटाना हो रिटर्न में, रिफंड के लिए नहीं है एप्लीकेबल ये, यदि हमको टैक्स पटाना हो रिटर्न में अपने, तो उस केस में टैक्स पटाने के लिए आपको अगले और ईयर के लिए अपडेटेड रिटर्न का फैसिलिटी मिलता है। मतलब 3 ईयर्स का एक साथ रिटर्न फाइल कर सकता हूँ फ्रेंड्स मैं। आज के डेट में 2024, 5 और 6 में एंड होने वाले प्रीवियस ईयर में मैं रिटर्न फाइल कर सकता हूँ, बशर्ते उस रिटर्न में टैक्स की लायबिलिटी आ रही हो, मुझे टैक्स पे करना हो, तभी मैं ये अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता हूँ। यदि रिफंड लेना हो तो ये काम नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। टीडीएस के प्रोविजंस में आप लोग को लिमिट्स याद रखनी है। ये लिमिट्स आपको सप्लीमेंट्री में इशूड किया गया है, तो आपको बहुत ध्यान से देखनी है। शीट आप लोग को मिल गई है पीडीएफ में, और लिमिट्स मैंने आपको बता दिया है। याद करने वाला प्रोविजन है फ्रेंड्स। जैसे इंटरेस्ट पे 10,000 रुपये तक के इंटरेस्ट पे कोई टीडीएस नहीं काटना है, उससे ऊपर होगा तो टीडीएस कटेगा। डिविडेंड भी 10,000 की लिमिट है। ये इस तरीके से लिमिट आपको याद रखनी है। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज है, हॉर्स रेस है, 10,000 की लिमिट है। हर एक ट्रांजेक्शन के लिए 10,000 है। इंश्योरेंस कमीशन यदि आप पे कर रहे हैं तो 20,000 रुपये तक की लिमिट है। ये इस तरीके से लिमिट आपको ध्यान रखनी है। और ये टीडीएस की और टीसीएस की प्रोविजंस हैं, जिसमें कि इंश्योरेंस कमीशन पे टैक्स जो है वो पहले ज़्यादा कटता था, अब 2% बस कटता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। टीसीएस मैंने आप लोग को बता रखा है कि जैसे वुडन टिम्बर है, लॉग है, पार्किंग स्लॉट है, ये सब चीज़ों पे टीसीएस जो है वो कलेक्ट होता है। तो इस पे आपको टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस ध्यान रखने हैं। और ये कैलकुलेशंस में आपका टीडीएस और टीसीएस जब आएगा ना फ्रेंड्स, तो आप टोटल टैक्स कैलकुलेशन करना, और उस टैक्स में टीडीएस और टीसीएस पहले से ही जो कट गया है उतना माइनस कर देना, जो बचेगा वही आगे फर्दर पेएबल होगा। तो यदि टैक्स पेएबल का कंप्यूटेशन आए और आपको टीडीएस पूछा जाए, तो आपको वो टीडीएस माइनस करके टैक्स कितना पेएबल होगा ये पूछ रहा है, तो उसके बाद आता है। मतलब मान लो मेरी लायबिलिटी आ रही है 2 लाख रुपए टैक्स पेमेंट करने की, और 50,000 का टीडीएस मेरा पहले से ही कट गया है, तो मैं 50,000 रुपये माइनस करके फिर 1.5 लाख रुपए टैक्स पेएबल फर्दर करके लिखूंगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। टीडीएस और टीसीएस जो हमारा टैक्स पेमेंट होता है, कट चुका होता है, उसका बेनिफिट हमको रिटर्न फाइलिंग करते समय मिलता है। तो ये आपका पूरा सप्लीमेंट्री हुआ फ्रेंड्स। होपफुली कि आपका ये जो फास्ट ट्रैक में मैंने जो अभी रिवीजन कराया कि प्रैक्टिस टेस्ट पेपर और सप्लीमेंट्री का, ये आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड हुई है उसको एक बार आज आधे घंटे के लिए जरूर देखना और वापस से रिकॉल कर लेना। और उसमें से भी कोई डाउट आपका क्रिएट होता है तो मेरे से बिल्कुल आप व्हाट्सअप में या फ़ोन पे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए क्लास ओवर करें।